हेलो एंड नमस्कार गाइस। कल यानी कि 14 फरवरी 2025 को मेरा IBPS PO का इंटरव्यू था। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ मेरा डिटेल्ड इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। इसमें मैं मुझे पूछे गए क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर करूंगा और इंटरव्यू के पहले की जो प्रोसेस रहती है वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो के थ्रू शेयर करूँगा। तो वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो 14 फरवरी 2025 को 1 PM वाली शिफ्ट में था और मेरे इंटरव्यू का वेन्यू था सिम्बोसिस इंटरनेशनल स्कूल पुणे। तो मैंने वेन्यू पे 12:30 बजे एंट्री की थी। तो वहाँ पे हम सब कैंडिडेट्स को एक बड़े से हॉल में बैठाया गया था। उसके बाद हमें पैनल वाइज हर एक पैनल के 8 से 10 स्टूडेंट्स को एक साथ बुलाया जा रहा था और उनको दूसरे हॉल में जाके बैठाया जा रहा था। वहाँ पे हमारा बायोमेट्रिक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था। वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ उस सेंटर के बैठे हुए थे। करीब करीब 10 से 12 एम्प्लॉयज़ जो थे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे और 5 से 7 एम्प्लॉयज़ जो थे वो हमारा बायोमेट्रिक कर रहे थे। बायोमेट्रिक में वहाँ पे आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाता है और आपकी एक पिक्चर ली जाती है वहीं पे लैपटॉप के ऊपर। तो वो पहले करते हैं और उसके बाद वो होने के बाद हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त मैं आपको कुछ बातें ध्यान रखने के लिए कहूँगा कि आपके जो सर्टिफिकेट्स है वो सब के सब सर्टिफिकेट्स आपको साथ में लेके जाने हैं ओरिजिनल, ठीक है। वहाँ पे फ़ोटोकॉपी किसी भी चीज़ की फ़ोटोकॉपी नहीं ली गई थी। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे हमारा जो इंटरव्यू का कॉल लेटर है वो सिर्फ सबमिट करके लिया गया। बाकी कुछ भी हमसे दूसरा कोई भी डॉक्यूमेंट का फ़ोटोकॉपी लिया नहीं गया था। लेकिन हर एक डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल चाहिए और वहाँ पे आप फाइल में लगा के मत ले जाइए, ठीक है। वो उनको अलग से छुट्टे करके एक साथ पूरा एक बंच अपने सर्टिफिकेट्स का बनाइए और वो वहाँ पे दे दीजिए। तो उनको आसानी हो जाती है वेरिफिकेशन करने के लिए और आपका वेरिफिकेशन फट से कंप्लीट हो जाता है। अब एक्चुअल वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक करने के लिए आपको हार्डली 10 से 12 मिनट का टाइम लगता है। लेकिन जब से हमने वहाँ पे एंट्री ली थी तब से हमें इंटरव्यू के लिए बुलाने तक, यानी कि हमें वहाँ से जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक हो जाता था तो वहाँ से 5-5 स्टूडेंट्स को वो बुला के ले जाते थे और इंटरव्यू जिस हॉल में हो रहा था उसके बाहर उन्होंने ऐसे कुर्सियाँ लगाई हुई थी, उन पे बैठने के लिए कहा जाता था। तो ये सब करने के लिए हमें करीब करीब 2 घंटे का टाइम लगा। मैंने 12:30 बजे एंट्री ली थी और मुझे इंटरव्यू के हॉल के बाहर बैठने जाने के लिए 2:15 ढाई के आसपास टाइम हो गया था। यानी कि करीब करीब 2 घंटा मुझे लगा था ये सब प्रोसेस पूरी करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे जब मैं गया था तो मेरे सामने मेरे से पहले करीब करीब 6 बच्चों का इंटरव्यू बाकी था, तो मैं 7वां था। तो वहाँ पे हमें 7 लोगों को इंटरव्यू के हॉल के बाहर बैठाया गया था। वहाँ पर आपको एंट्री लेने के लिए और आपका इंटरव्यू होने के बाद भी वहाँ पे एक बेल लगाई रहती है आपके जो इंटरव्यू का जो हॉल रहता है उसके डोर पे। वहाँ पे आपको साउंड भी आती है और विजुअली भी वहाँ पे एक लाइट जलती है। वो देख के आपको पता चल जाता है कि कब आगे वाले का इंटरव्यू हो चुका है और अब आगे आपका नेक्स्ट नंबर है। और आप के पहले वाले का इंटरव्यू होने के बाद और आपका इंटरव्यू शुरू होने से पहले वहाँ पे वो जो बाहर उनके एम्प्लॉयज़ बैठे रहते हैं वो अंदर जाके कुछ अंदर के जो रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट करते हैं। तो 2 स्टूडेंट्स के इंटरव्यू के बीच में करीब करीब 3 से 4 मिनट या 5 मिनट का टाइम आपको लग जाता है। अब जो इंटरव्यू पैनल था उसमें टोटल 5 मेंबर्स थे, जिनमें से 3 मेल मेंबर्स थे और 2 फीमेल मेंबर्स थी। और जो पैनल था वो बहुत ही फ्रेंडली था, बहुत ही सपोर्टिव था। वो हर एक कैंडिडेट को एक कंफर्टेबल फील करवा रहे थे, किसी को भी ऐसे अंडर प्रेशर नहीं डाल रहे थे। सबके साथ एक फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन की तरह से इंटरव्यू कंडक्ट किए गए। तो अब हम देखते हैं कौन से क्वेश्चंस मुझे पूछे गए थे, वो हम एक एक करके डिटेल में हर एक क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसे ही मेरा नंबर आया था तो मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था और जैसे ही बेल बजी मैंने दरवाज़ा खोल के मैं आई कम इन सर बोला और अंदर चला गया। उन्होंने तुरंत ही रिप्लाई दे दिया कि येस कम इन। तो मैंने दरवाज़ा खोला, मैं अंदर गया और कुर्सी के पास वहाँ पे खड़ा था। तो उन्होंने सिर्फ अपने हाथ से पॉइंट किया ऐसे कुर्सी की तरफ कि आप बैठ जाइए करके। तो मैं बैठने ही वाला था, फिर थोड़ा सा उन्होंने गैप लिया और फिर वापस से उन्होंने बोल दिया कि येस प्लीज़ हैव अ सीट। तो जैसे ही मैं अंदर जाके बैठा तो जो हमारे हेड ऑफ़ द पैनल रहते हैं, जो बीच में बैठे रहते हैं, वो जनरली हेड रहते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैंने अपना पूरा इंट्रोडक्शन जैसे मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था वो वहाँ पे बता दिया। अब मेरा इंट्रोडक्शन होने के बाद मैंने अपने इंट्रोडक्शन में मेरे होम टाउन का नाम बताया था। तो जो मेंबर थे जिन्होंने मुझे इंट्रोडक्शन के लिए पूछा था उन्होंने ही मुझे कहा कि अब आप क्या कीजिए कि टेल मी समथिंग अबाउट योर होम टाउन्स जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो
वहाँ से मेरा इंटरव्यू का एक्चुअल इंटरव्यू शुरू हो गया। अब यहाँ पे एक बात आपको नोटिस करने जैसी मैं बताऊँगा। जब मैंने अपने होम टाउन के बारे में इकोनॉमिक बैकग्राउंड बताया, तो मेरे होम टाउन में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की नए-नए स्टार्टअप्स चालू हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चालू है। तो उस उस पॉइंट से लेके मेरा आगे का ऑलमोस्ट 80% इंटरव्यू मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बेस्ड रहा, ठीक है। अब मैं जब आगे आपको मैं क्वेश्चंस बताऊंगा तो आपको ये बात पता चल जाएगी, क्योंकि जब मैं अपने होम टाउन के बारे में बता रहा था तो मेरा हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल बैकग्राउंड इतना मुझे अचानक से याद नहीं आया, पर इकोनॉमिक बैकग्राउंड मैंने बता दिया। तो उस कारण आगे का जो इंटरव्यू है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज़्यादा फोकस्ड रहा, क्योंकि मैंने अपने होम टाउन में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छे से ग्रोथ कर रहा है ऐसे वहाँ पे बताया था। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे मैंने बताई। अब वो जो मेंबर थे जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, वो मेरे होम टाउन से अच्छे खासे फ़ेमिलियर थे, ऐसा मुझे उनकी बातों से लगा। क्योंकि मेरा होम टाउन जो है वो पुणे से करीब मतलब पास ही आता है, एक 100-150 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो उन्होंने कुछ प्लेसेस और कुछ इंडस्ट्रीज़ के बारे में ना स्पेसिफिकली नाम लेके पूछा। इसका मतलब यही है कि वो अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन रखते हैं आजू बाजू के प्लेसेस के बारे में। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जब उन्होंने मुझे इंडस्ट्रीज़ के नाम पूछे तो मैंने उनको बोल दिया कि सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, आई एम सॉरी। तो उसके बाद उन्होंने अपने आगे वाले जो मेंबर्स थे, जो नेक्स्ट मेल मेंबर थे, उनको बता दिया कि सर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब जो नेक्स्ट मेंबर थे उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि एमएसएमई का मतलब क्या होता है और हम अभी एमएसएमई पर इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं। अब ये एमएसएमई का भी क्वेश्चन कैसे रिलेट हुआ, देखिए जब मैंने इंट्रोडक्शन में या अपने इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बताया होम टाउन का, तो वहाँ पे मैंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मेंशन किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो दूसरे मेंबर ने पूछा वो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड यानी कि एमएसएमई के ऊपर आ गया। तो और हाँ, ये क्वेश्चन मुझे हिंदी में पूछा गया था। तो मैंने वहाँ पे बोल दिया कि सर, एमएसएमई एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ रहते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करती है, और एमएसएमईज़ रूरल एरियाज़ में अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करती है, और हम एमएसएमईज़ को हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ का एक तरह से इंजन कह सकते हैं। तो ऐसा करके मैंने इसका आंसर बता दिया, और इसीलिए हम अभी एमएसएमईज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो मुझे वो मेंबर भी सेटिस्फाइड लग रहे थे मेरे आंसर से, तो उन्होंने बस मुझसे ये 2 क्वेश्चंस पूछे, और उन्होंने भी नेक्स्ट मेंबर को बोल दिया कि सर, कि आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब जो नेक्स्ट मेंबर थे उन्होंने वापस से इंग्लिश पे स्विच कर दिया, और उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि व्हाट इज़ मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया, एंड टेल मी द डिफरेंस बिटवीन देम। सो यहाँ पे मैंने बोल दिया सर को कि सर, मेक इन इंडिया इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट लोकल प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। एंड सर, मुझे अब मेड इन इंडिया यहाँ पे एग्जैक्टली मुझे पता नहीं था, तो मैंने वहाँ पे बोल दिया कि सर, जो प्रोडक्ट्स या फिर जो भी मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया के अंदर होते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को हम मेड इन इंडिया कह सकते हैं। तो ऐसे जैसे ही मैंने बोला तो सर ने व्हाट प्लीज कैन यू रिपीट, ऐसे करके मुझे वापस से काउंटर क्वेश्चन किया। तो मैंने उस वक्त पे मुझे वो समझ में आ गया कि शायद मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। तो मैंने सर को क्लियरली बता दिया कि सर, I am aware about Make in India, but I am not sure about Made in India at this time. If I may guess, sir, I think the products or goods and services manufactured under Made in India scheme might be called as Made in India. तो ऐसे मैंने वहाँ पे बताते ही उन्होंने एक हल्का सा नॉड दिया कि हाँ, अच्छा ठीक है, और आगे जो फीमेल मेंबर्स थी उनको बोल दिया कि मैम, अब आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे आपको याद रखना है, अगर आप किसी चीज़ में श्योर नहीं हो तो वहाँ पे आप बोल दीजिए कि सर, मुझे एग्जैक्टली इसके बारे में अभी पता नहीं है। तो आप ये बोल के ना एक अपना क्लैरिटी ऑफ माइंड या फिर क्लैरिटी ऑफ थॉट वहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसे नहीं है कि पता नहीं है फिर भी बके जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। ये चीज़ आपको इंटरव्यू में ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट फीमेल मेंबर थी उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि व्हाट इज़ SEZ। उन्होंने ऐसे ही पूछा व्हाट इज़ SEZ करके। तो इसके बारे में थोड़ी सी आइडिया मुझे थी, तो मैंने वहाँ पे बता दिया, और ये क्वेश्चन भी मुझे इंग्लिश में पूछा गया था। तो मैंने वहाँ पे मैम को कहा कि मैम, दे आर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड देयर माइट बी सम स्पेशल प्रोविजंस गिवन इन दोज एरियाज टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, दैट्स इट। ऐसे करके मैम ने वहाँ पे बोल दिया। तो मैम ने कहा ठीक है, और उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया कि व्हाट इज़ एक्जिम। अब देखिए, यहाँ पे मुझे ये तो पता था कि एक्जिम बैंक क्या है,
पर उस पॉइंट ऑफ टाइम में ना मैं थोड़ा सा स्टक हो गया कि मुझे सूझ ही नहीं रहा था, वर्डिंग नहीं आ रही थी मेरे मन में कि कैसे मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे दूँ। तो मैंने सीधे से मैम से बोल दिया कि मैम, आई नो अबाउट इट बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ दिस बैंक, सो आई एम सॉरी मैम, ऐसे कहा। तो मैम ने कहा ठीक है, फिर इसका फुल फॉर्म बता दीजिए क्या है। तो मैंने वहाँ पे बोल दिया कि मैम इट इज़ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो ऐसे मैंने बता दिया। तो फिर मैम ने भी कहा ठीक है, और उन्होंने आगे वाली जो लास्ट वाली जो मैम थी उनको उनको बोल दिया कि मैम आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखिए, मुझे पता था कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है वो हमारे जो एक्सपोर्टर्स रहते हैं उनको क्रेडिट लेंडिंग करते हैं, उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। तो ये चीज़ पता तो थी मुझे, लेकिन वहाँ पे एग्जैक्टली वर्डिंग मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, मैं कैसे बताऊँ। तो कुछ भी ऐसे ही इधर उधर की बकवास करने से अच्छा मैंने मैम से बोल दिया कि मैम, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट फंक्शनिंग ऑफ इट राइट नाउ, सो आई एम सॉरी मैम। तो ऐसे आपको वो सिचुएशन हैंडल करनी है। अगर आपको पता भी है और उस टाइम पे अगर आपको याद नहीं आ रहा है, तो इस तरह से आप वो सिचुएशन हैंडल कर सकते हो। अब जो लास्ट वाली मैम थी उन्होंने मुझसे अपना क्वेश्चन पूछा। तो उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ रिन्यूएबल एनर्जी। तो अब यहाँ पे भी क्या हुआ था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था जो पिछला क्वेश्चन था उसमें। तो अब इस क्वेश्चन के लिए भी मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता था कि मैम अभी याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत ठीक ठाक से आंसर दे दिया कि मैम रिन्यूएबल एनर्जी इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच कीप्स ऑन replenishing itself, and it causes less greenhouse gas emissions and less pollutions। और इतना ही मुझे याद आ रहा था। तो इसके आगे मैंने क्या कर दिया, इसके आगे सीधे से मैंने 2-3 एग्जांपल डाल दिए कि मैम विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी आर द सम ऑफ मेजर एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इतना कह के मैंने अपना आंसर ख़त्म कर दिया। तो वो भी मैम ने ठीक है कहा, ऐसा मतलब हेड नोट दिया, उन्होंने कुछ कहा नहीं। और फिर से वापस से जो हमारे पैनल के हेड थे जो बीच में बैठे रहते उनके ऊपर मैम ने क्वेश्चन पास कर दिया। अब जो हेड सर थे उन्होंने मुझसे कहा कि अब मैं आपको आखिरी क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, और ये क्वेश्चन मुझे मराठी में पूछा गया था, याद रखिए। तो सर ने मुझसे पूछा कि क्या आपको आपके होम टाउन के आजू बाजू कुछ फोर्ट्स है, मतलब हम फोर्ट्स एग्जैक्टली फोर्ट्स नहीं कह सकते उनको, एक ट्रैकिंग माउंटेन्स टाइप है और ऊपर थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पुराने काल मतलब हिस्टोरिक टाइम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ पे कुछ केव्स भी है जो कि इवन महाभारत काल की केव्स मानी जाती है। तो ये सब उनको पता था। तो उन्होंने हम मेरे होम टाउन के आजू बाजू ऐसे 3 माउंटेन्स हैं। तो उन तीनों माउंटेन्स के सर ने मुझे नाम बोले और मुझसे पूछा कि आपने कभी वहाँ पे विज़िट किया है क्या, आप गए हो क्या। तो उनमें से 2 में एक्चुअली मैं गया हुआ हूँ। तो मैंने सर को बता दिया कि सर हाँ, मैं इनमें से 2 जगह पे मैं गया हूँ, लेकिन तीसरी जगह पे मैं अभी तक नहीं गया हूँ। तो सर ने कहा तो ऐसे कैसे चलेगा, जाना चाहिए। तो मैंने कहा सर जी सर। तो इतना ही कहा मैंने, मतलब आगे कुछ मुझे सोचा नहीं उस टाइम पे। तो मैंने सिर्फ जी सर मतलब मराठी में कहा कि हाँ सर। तो उसके बाद उन्होंने सर ने कहा कि ठीक है, आपका इंटरव्यू हो चुका है, थैंक यू। तो ऐसे करके मेरा पूरा इंटरव्यू यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो मैं खड़ा हो गया, सबको वहाँ पे मैंने थैंक यू बोल दिया और मैं इंटरव्यू हॉल से बाहर आ गया। अब हमारे पैनल में जो इंटरव्यूज़ हो रहे थे वो एवरेजली 6 to 10 मिनट्स के बीच में उनका ड्यूरेशन था, क्योंकि मेरे पहले भी जो 5-6 स्टूडेंट्स थे उनका मैंने टाइमर लगा के टाइम देखा था। तो उनमें से एक का 8 मिनट हुआ था, एक का 7 मिनट हुआ था, एक का 5 मिनट में ही ख़त्म हो गया था, एक का 6 मिनट में हुआ था। तो इस तरह से 6 से लेके 10 मिनट के बीच में एवरेज ड्यूरेशन था। और मैंने भी अपना मेरे बाद में जो स्टूडेंट था उसको वहाँ पे बोल दिया था कि मेरा टाइम देख के रखना, जब मैं हॉल में एंटर करूँगा तो वो टाइम देख के रखना। तो उसने मेरा टाइम देख के रखा था और मैंने जैसे ही तुरंत मैं बाहर आया तो मैंने तुरंत वहाँ उस वक्त का टाइम देख लिया था। तो मेरा इंटरव्यू करीब करीब 9 मिनट के आसपास चला था। अब यहाँ पे जो मेरा इंटरव्यू का परफॉर्मेंस रहा था उससे मैं खुद से सेटिस्फाइड था, क्योंकि पूरे टाइम सब जो मेंबर्स थे उनके चेहरे पे एक स्माइल था। क्योंकि इसके पहले जब मेरा इंडियन बैंक एलबीओ का भी इंटरव्यू मैं दे चुका हूँ, तो वहाँ पे क्या हुआ था, मेरा आधा इंटरव्यू होने के बाद थोड़ा सा उनके मतलब जो एक्सप्रेशंस थे वो थोड़े से बदल गए थे, मतलब जो हेड मेंबर रहते हैं ना पैनल के, उनके स्पेसिफिकली। तो मुझे उस टाइम पे मैं थोड़ा सा इतना सेटिस्फाइड नहीं था मेरे इंटरव्यू के परफॉर्मेंस से, लेकिन इस बार मैं पूरा अच्छे से मैं अपने परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हूँ।
अब इंटरव्यू का स्कोर क्या रहेगा वो तो हम यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पर मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि अगर 70 के अराउंड मुझे स्कोर मिल गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो बस आज के वीडियो में यही कुछ मैं बातें आपके साथ शेयर करना चाहता था। और अब आगे जाके मैं एक वीडियो प्लान कर रहा हूँ कि जिसमें मैं आपको बताऊँ, क्योंकि अब मैंने 2 इंटरव्यू का एक्चुअल इंटरव्यूज़ का एक्सपीरियंस ले लिया है, तो उसमें से मैंने कुछ अपने मिस्टेक्स रियलाइज़ किए हैं और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन के वक्त ध्यान में रखनी है। तो उन चीज़ों के ऊपर मैं आगे एक वीडियो प्लान कर रहा हूँ, वो वीडियो भी आपको ज़रूर देखना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको यूको बैंक एलबीओ का इंटरव्यू रहेगा, यूनियन बैंक एलबीओ का इंटरव्यू रहेगा, जो स्टूडेंट्स एसबीआई को अपीयर होंगे उनके भी एसबीआई के इंटरव्यूज़ रहेंगे, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना। तो आज की वीडियो में बस यही कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता था। आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स होंगे तो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उनको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, थैंक यू।